बच्चों, आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है उसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखिए, जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि अगर हम ह्यूमंस की बात कर लें, बेसिकली ये टॉपिक ह्यूमन जेनेटिक्स का है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो हम कर रहे हैं, हमारी एनसीईआरटी में जो टॉपिक दिया गया है, तो हम बताएंगे कि इन ह्यूमंस अगर हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी कहती है 99% 99.9% डीएनए जो है बच्चे सेम है सभी ह्यूमंस में। अगर सभी ह्यूमंस में 99.9% डीएनए सेम है तो फिर उनके अंदर ये वेरिएशंस किसकी वजह से आती हैं, जो करेक्टर्स में आपको उनके स्किन कलर में, उनकी हाइट में और सब चीज़ों में आपको अलग अलग दिखता है। तो आप बताते हैं कि 0.1% डीएनए जो है बच्चे वो डिफर करता है। तो बात आती है कि हमें 99.9% डीएनए हमें जो सेम मिल रहा है, 0.1% जो डीएनए हमें अलग मिल रहा है और उसकी वजह से इतनी सारी वेरिएशंस आ रही हैं, है ना। तो बात आती है कि भाई इन सब के डीएनए के बारे में हमें पता कैसे चले कि कौन सा डीएनए किसका है। अगर दो ह्यूमंस का मुझे अलग अलग डीएनए दिया जाए तो मुझे ये कैसे पता चले कि भाई उनका कौन सा डीएनए किसका है। बच्चा कहता है हम टोटल बेस पेयर अगर काउंट करके देखें तो आप बताओ कि सभी ह्यूमंस में अगर बेस पेयर्स की बात करो तो 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर इन जीनोम, ये आपको हर ह्यूमन में मिलेगा, हर ह्यूमन में मिलेगा। तो बात आती है कि यार डिफरेंसेस कैसे ढूंढे जाएं, ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंसेस कैसे ढूंढे जाएं। तो आपको एक बात समझनी होगी कि भाई जैसे हम एक ह्यूमन डीएनए की बात करें, हम कहें कि भाई ये एक ह्यूमन डीएनए है। इस ह्यूमन डीएनए में से आप बताएंगे कि जैसे हमने इस डीएनए की बात करी है, ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। इस डीएनए में से अगर आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की अगर बात याद हो तो आप बताइए कि केवल 2% डीएनए है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। और यहां आप बताएंगे 98% डीएनए ऐसा है बच्चे जो कि एक तरीके से हम बताते हैं कि नॉन फंक्शनल हो गया, नॉन कोडिंग पार्ट हो गया, जो कि आरएनए का सिंथेसिस नहीं करता है। इसका मतलब बेसिकली केवल 2% डीएनए है जो कि कोडिंग कर रहा है और 98% डीएनए ऐसा है बच्चे जो कि नॉन कोडिंग है। नॉन कोडिंग का मतलब हो गया यहां पर कि किसी भी प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करता है। तो आप बताएंगे कि वेरिएशन हमें कहाँ ढूंढनी है, 2% में या 98% पे। तो हम कहते हैं कि हमें 98% पे ढूंढनी है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएशंस को ढूंढना आसान है बजाय 2% के। सिंपल सी बात है। तो आपको ये बात समझनी होगी कि यहाँ जब हम बात करते हैं 98% डीएनए की, तो 98% डीएनए में डीएनए के कुछ सेगमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी बेस सीक्वेंस रिपीट होती है। आप बताइए इन डीएनए को रिपीटिव डीएनए कहा जाता है। इसमें होगा क्या, बोलो, बेस सीक्वेंस जो है ना वो रिपीट होगी बार बार, मतलब सेम बेस सीक्वेंस बार बार आएगी। तो आप बताइए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दौरान हम इसी रिपीटिव डीएनए को स्टडी करते हैं। रिपीटिव डीएनए क्या होता है, रिपीटिव डीएनए स्टडी कैसे करते हैं, इनके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो आप बताइए कि हमें जो स्टडी करना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दौरान, वो हमें स्टडी इसी रिपीटिव डीएनए को करना है। रिपीटिव डीएनए का मतलब होता है बार बार बेस सीक्वेंस का क्या हो जाना, हाँ, बार बार बेस सीक्वेंस का यहां पर क्या हो जाना, रिपीट हो जाना। इसे हम क्या बोलते हैं, रिपीटिव डीएनए। की भी एक पर्टिकुलर बेस सीक्वेंस है जो बार बार क्या होती जा रही है, रिपीट होती जा रही है, इसे हम रिपीटिव डीएनए कहेंगे। अब एक बात आपको समझनी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, आप समझना मेरी बात को। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक डीएनए था, 98% में से पोर्शन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इसके एक बेस सीक्वेंस की बात कर रहा हूं, आप कॉम्प्लीमेंट्री तो समझ ही जाएंगे। मैं बेस सीक्वेंस बता रहा हूं, ATCCTAGG। आप बताइए यही सेम बेस सीक्वेंस फिर से रिपीट हो रही है, ATCCTAGG। यही बेस सीक्वेंस फिर से रिपीट हो रही है, ATCCTAGG। सही है। तो ये बेस सीक्वेंस यहां तक रिपीट हुई, फिर ये दोबारा यहां तक रिपीट हुई, फिर यही बेस सीक्वेंस फिर से रिपीट हुई। रिपीटिव डीएनए, क्या बोलेंगे, रिपीटिव डीएनए। और आप बताइए कि रिपीटिव डीएनए के दोनों तरफ ये नेचर का हमें गिवन है बच्चे, हाँ, फीचर, कि जो रिपीटिव डीएनए होता है उसके दोनों तरफ आपको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिलती है।
पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिलती है। अब आप बात करेंगे कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती हैं, ये एक नया नाम आया है हमारे लिए, तो मैं इसको भी आपको क्लियर कर देता हूं कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की जब हम बात करते हैं तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब होता है उल्टा सीधा एक समान। अब बेसिकली अगर मैं यहां पर आपको एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में बताऊं तो मैं आपको बताऊं कि डीएनए जैसे था हमारे पास डबल स्टैंडर्ड, ये इसका 5 एंड, ये इसका 3 एंड, ये इसका 3 एंड, ये इसका 5 एंड। अब इसमें अगर हम बेस सीक्वेंस की बात करें, हम इसमें अगर बेस सीक्वेंस की बात करें तो जैसे मैं बोलूं सी सी जी जी टी ए, सी सी जी जी। अब आप बेस सीक्वेंस इधर से यूं पढ़ रहे हो, अब इधर वाली बेस सीक्वेंस को आप 5 to 3 पढ़ के देखो, सी सी जी जी टी ए सी सी जी जी। अगर आप इन बेस सीक्वेंस को देखेंगे तो ये बेस सीक्वेंस आपको उल्टा सीधा एक समान दिखेगा। आप अगर ऊपर वाले को पढ़ रहे हो 5 to 3 और अगर आप नीचे वाले को पढ़ रहे हो 5 to 3, तो आप बताएंगे कि भाई ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, ये से एक तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इधर आ गई। अब आप बताओ कि एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हम इधर बनाते हैं सेम टू सेम, वही रखते हैं सी सी जी जी टी ए, सी सी जी जी, इधर भी ये 5 to 3 है, इसे हम अब 5 to 3 उल्टा लिखेंगे तो सी सी जी जी टी ए सी सी जी जी, ये आ गई। अब आप बताइए दोनों ही एंड्स पर, बीच में देखो ये रिपीटिव डीएनए है और दोनों ही एंड पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, दोनों ही एंड्स पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, ठीक है। अब आप बताएंगे कि ये हमारे पास जो इतना बड़ा डीएनए का पोर्शन था जो कि किसी प्रोटीन को कोड नहीं करता, इसमें आपको मिलता है रिपीटिव डीएनए। अब कल को एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई रिपीटिव डीएनए जो है वो आपको नॉन कोडिंग पार्ट में मिलता है या कोडिंग पार्ट में, एक्सप्रेस वाले पार्ट में मिलता है, तो आप बताएंगे कि रिपीटिव डीएनए आपको दोनों तरफ मिलता है। ये आपको ध्यान रखनी होगी बात कि रिपीटिव डीएनए आपको कोडिंग में भी मिलता है और रिपीटिव डीएनए आपको नॉन कोडिंग में भी मिलता है। रिपीटिव डीएनए आपको दोनों तरफ मिलेगा। लेकिन आप बताइए कि हम जो स्टडी करते हैं वो हम किसकी स्टडी करते हैं, तो हम कहते हैं कि वो हम स्टडी नॉन कोडिंग वाले में से बात करते हैं, क्योंकि ज्यादा हिस्सा है, ज्यादा रिपीटिव डीएनए मिलेगा, तो हम स्टडी हमारी सारी की सारी बेस्ड किस पे है, हाँ नॉन कोडिंग वाले के। कोडिंग वाले में भी रिपीटिव डीएनए होता है लेकिन उसकी अमाउंट बहुत कम है, तो हम ज्यादातर जितना भी रिपीटिव डीएनए हमें दिखता है बच्चे, वो ज्यादा हमें कहाँ मिलता है, हम जो स्टडी करते हैं, जो हमने बेस बना रखा है, वो हम किसकी बात करते हैं, एग्जैक्टली हम नॉन कोडिंग वाले की पार्ट की बात करते हैं। दूसरी चीज आपको समझनी है कि किसी भी डीएनए से अगर आपको रिपीटिव डीएनए बाहर निकालना है कि भाई यहां तक डीएनए रिपीट हो रहा है, ये डीएनए फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये क्या बन गए इनके दोनों तरफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब आपको पर्टिकुलर इस वाले डीएनए को कट करके बाहर निकालना है, मतलब रिपीटिव डीएनए को यहां से बाहर निकालना है, सही है। तो आप बताओगे कि इसमें लगेगा एक एंजाइम जो डीएनए को कट करेगा, डीएनए को डाइजेस्ट करेगा दोनों एंड से, ठीक है। इस एंजाइम को कहा जाता है, बोलो, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। आगे चल के जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो पता चलेगा इस एंजाइम के बारे में। एंडो मतलब बीच में से डीएनए को कट करना, न्यूक्लिएज डीएनए को कट करने वाला, रिस्ट्रिक्शन कि इसके लिए साइट रिस्ट्रिक्टेड है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इसके काम करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड साइट है, सही है, ये यहीं पर ही काम करता है, रिस्ट्रिक्टेड साइट है, किसके लिए, न्यूक्लियस एंजाइम के लिए। तो आप इसे नाम दे दोगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बताइए कि जब ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम करेगा तो ये एंजाइम इधर से डीएनए को और इधर से डीएनए को कट करेगा बीच में से, और हमें ये रिपीटिव डीएनए वाली सीक्वेंस एज इट इज बाहर मिल जाएगी। अब आप क्या करिए, बोलो, डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स का यूज करते हुए, डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स का यूज करते हुए आप 98% जो आपके पास डीएनए था, इस डीएनए के आपने बहुत सारे टुकड़े बना लिए। अब मैं अगले स्लाइड पे चल रहा हूं, अगले
सीक्वेंस में चल रहा हूं। यहां तक की बातें उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आई है कि भाई ह्यूमंस में 99.9% डीएनए सेम है, 1% डिफर है। इसमें से 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर ये आपको हर ह्यूमन में मिलेगा। उसमें से आप बताते हैं 2% अपने आप को एक्सप्रेस करता है, 98% जो है वो एक्सप्रेस नहीं करता। और इसमें रिपीटिव डीएनए आपको मिलता है जिसमें कि बेस सीक्वेंस बार बार रिपीट होती है। इस रिपीटिव डीएनए के दोनों एंड्स पर आपको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिलती है जिसे कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करके हम अलग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ता हूं मैं आपके साथ, एनसीईआरटी की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही चलूंगा मैं। अब आप बताइए कि जब आपने इस 98% डीएनए को डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट किया, या फिर आप एक ही एंजाइम से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसे कट करते हैं, आप अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, आप एक भी यूज कर सकते हैं। मैं यहां पर एक एंजाइम के बेसिस पर आपको ये टॉपिक समझाने वाला हूं कि भाई मैंने मान लीजिए किसी एक एंजाइम को यूज किया है। जब मैं किसी पर्टिकुलर एक एंजाइम को यूज करूंगा, सुनिएगा ध्यान से, बताइए ये डीएनए, इसमें से 2% तो कोडिंग है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और 98% हमने कहा है कि भाई नॉन कोडिंग है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है। इस एंजाइम पर आपने बताएंगे कि भाई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को काम करवाया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को काम करवाया। जब ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यहां पर काम करेगा तो काम करने के बाद आप बताएंगे कि आपके पास डीएनए के फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। कोई फ्रेगमेंट छोटे होंगे और कोई फ्रेगमेंट्स बड़े होंगे। ये जो फ्रेगमेंट्स बने हैं इनको आप अब डालेंगे, बोलो सीजियम क्लोराइड, डेंसिटी ग्रेडियंट करवाने के लिए टेस्ट ट्यूब में सीजियम क्लोराइड के साथ। और जब आप इसका करवाते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, ये पहले भी बात हमारी हो चुकी है, ये बात हमारी हुई थी जब हमने पढ़ा था किसको, मेसेल्सन और स्टाल के एक्सपेरिमेंट को। तो सेंट्रीफ्यूगेशन करवाने के बाद आप बताएंगे कि कुछ डीएनए ऐसा होता है जो इसमें ऊपर की तरफ रह जाता है और कुछ डीएनए ऐसा होता है जो नीचे की तरफ आ जाता है। बोलो जो डीएनए नीचे की तरफ आता है और जो डीएनए ऊपर की तरफ जाता है। ये जो रिपीटिव डीएनए की सीक्वेंसेस आपने कट करी हैं, आप बताइए इस डीएनए को आप सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। ये जो डीएनए की सीक्वेंसेस आपने कट करी हैं इनको आप नाम देते हैं बच्चे क्या, तो बताइए सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, सैटेलाइट डीएनए। याद रखिएगा ये जो सैटेलाइट डीएनए होते हैं इनको जब सीजियम क्लोराइड में हम डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग सेंट्रीफिकेशन करवाते हैं तो आपके पास दो तरह के सैटेलाइट डीएनए आते हैं। एक तो वो सैटेलाइट डीएनए होता है जो बच्चे इसमें नीचे बैठ जाएगा, और दूसरा वो सैटेलाइट डीएनए होता है जो ऊपर रह जाएगा। आप बताइए कि भाई कट करने के बाद रिपीटिव डीएनए वाले जो ये सैटेलाइट्स हैं इनमें से जो ऊपर रह गए उनको हम नाम देते हैं माइक्रो सैटेलाइट, और जो नीचे आ जाते हैं इनको नाम दिया जाता है मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट, ये आपको बात एनसीईआरटी में एज इट इज लिखी हुई मिलेगी। और आप बताइए कि मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट की अगर हम बात करते हैं तो ये इनमें बेस सीक्वेंस जो होती है ए डबल बॉन्ड टी और सी ट्रिपल बॉन्ड जी वाली, उसके लेंथ के सेगमेंट्स पर डिपेंड करता है। इसका मतलब माइक्रो सैटेलाइट्स में इन बेस पेयर्स की लेंथ कम होगी, और अगर हम बात करते हैं बच्चे किसकी, मिनी सैटेलाइट की, तो इसमें ज्यादा होगी। हालांकि एनसीईआरटी में लिखा नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि 1 से लेकर 6 बेस पेयर्स की अगर बात आती है तो माइक्रो सैटेलाइट है, और 11 से 20 बेस पेयर्स की अगर बात आती है तो हम इसे हाँ क्या बोलेंगे, मिनी सैटेलाइट बोलेंगे। और आप बताइए कि बेसिकली हमारा जो टॉपिक है बच्चे वो किस पर बेस्ड है, तो आप बताएंगे हमारा टॉपिक जो है वो मिनी सैटेलाइट पर बेस्ड है। हम मिनी सैटेलाइट की बात करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दौरान। हम इस मिनी सैटेलाइट के अंदर स्टडी करेंगे रिपीटिव डीएनए को। रिपीटिव डीएनए को स्टडी कहां पर करेंगे, हम कहेंगे मिनी सैटेलाइट में हम इसे स्टडी करेंगे। यहां तक की बातें मैं मतलब उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आपको समझ आई है। एक बात समझ जाइएगा बच्चे के जीन जो फंक्शनिंग करते हैं, आप जेनेटिक्स में जो पहले पढ़ के आए हैं चेंजेस का और सब चीजों का,
वो आप बताएंगे कि भाई इस 2% की वजह से है। इस 2% में अगर चेंज आएगा ना, तो आप बताइए कि एमआरएनए में भी चेंज आएगा और आपकी फंक्शनिंग भी चेंज होगी। ये समझ जाना मेरी बात। आप जो म्यूटेशन बोलते हैं, आपने कहा म्यूटेशन के दौरान चेंज होकर करेक्टर्स में चेंज आता है, तो आप बताइए वो केवल इस 2% की वजह से है। आप बताइए इस 98% में अगर कोई चेंज आ रहा है, 98% में अगर कोई चेंज आ रहा है, कोई बेस पेयर बदल रहा है, कोई सीक्वेंस चेंज हो रही है, तो बताइए उसका हमारी फंक्शनिंग पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां से कोई एमआरएनए नहीं बनता, यहां से कोई प्रोटीन बन के हमारे मेटाबॉलिज्म का रेगुलेशन नहीं करवाता। तो आपको ये बात समझनी होगी बेटा कि जो ज्यादातर फर्क हमें पड़ता है, वो फर्क हमेशा किस बात से पड़ेगा, इस 2% में चेंज होने से। इसमें अगर चेंज आता है तो उसका हम पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और बताइए इसी बात का हम फायदा उठाते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, डीएनए को स्टडी करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा कैसे होता है, हम इसे कैसे कह सकते हैं, वो मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बताइए कि जब हम डीएनए को कट करते हैं, अब समझना मेरी बात ध्यान से, मैं आपको जो बताने की कोशिश करूंगा। बताइए कि आपकी सेल में कोई क्रोमोसोम है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं क्रोमोसोम नंबर 16 की। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको बात समझ में आएगी, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला जो टॉपिक है ना, इसे बच्चे खास करके मतलब इस बात से डरते हैं कि यार ये समझ ही नहीं आता कभी। और मुझे नहीं लगता कि अभी तक जितनी बातें मैंने बताई हैं उनमें से कोई भी ऐसी बात आपको लगी हो कि समझ ना आई हो। आप बताइए कि जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं इन ह्यूमंस, मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, क्रोमोसोम नंबर 16। अब आप बताइए कि ये हमने एग्जाम्पल लिया है ना, ये मैंने एग्जाम्पल लिया आपको कुछ समझाने के लिए। अब आप बताइए कि ह्यूमंस जो होते हैं बेटा, वो डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड होने का मतलब है कि इनमें हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज होती हैं, 2 कॉपीज होती हैं, सही है। आप बताइए क्रोमोसोम नंबर 16 का ये डीएनए है, आप कहते हैं यस। क्या इस क्रोमोसोम नंबर 16 की अगर मैं बात करूं तो एज इट इज कॉपी मेरे पास क्रोमोसोम नंबर 16 की होगी? तो बच्चा कहता है यस। ये आपके पास क्रोमोसोम नंबर 16 की 2 कॉपीज हैं, ठीक है। इस एक क्रोमोसोम को लिखो एन और दूसरे को भी लिखो एन, और दोनों को मिला के कर दो 2n। यही होता है। हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज होती है, बिल्कुल होती है। अब आप क्या करेंगे कि आप बताइए इस क्रोमोसोम को, दोनों क्रोमोसोम्स को हम क्या करेंगे अब, बोलिए, यहां काम करवाएंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज को, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज को जब हमने काम करवाया तो हमने इसमें से, आप बताइए कि रिपीटिव डीएनए जो है उसके टुकड़े निकाल लिए। सुनना मेरी बात ध्यान से, रिपीटिव डीएनए जो था उसके टुकड़े निकाल लिए। इसमें से कुछ सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट और कुछ माइक्रो सैटेलाइट होंगे। ऐसी आप बताइए इसमें भी ऐसा ही हुआ। सुनते जाना बात, फर्क कहां आएगा मैं वो समझाता हूं आपको। अब आप बताइए कि भाई जिसमें से आप मान लेते हैं किसी एक डीएनए की आप स्टडी करें, इस वाले सेगमेंट की आप स्टडी करें, क्या ये वाला सेगमेंट एक रिपीटिव डीएनए था? बोलो हाँ। फिर बताओ कि क्या ये वाला सेगमेंट भी एक रिपीटिव डीएनए था? बोलो यस। मैंने इस रिपीटिव डीएनए को जब स्टडी किया, मैं इस पर्टिकुलर इस डीएनए को बड़ा करके देख रहा हूं अभी, ठीक है। तो आप बताइए इस डीएनए पर हमने बेस सीक्वेंस देखी, ए टी टी सी जी, ये और सी सी। अब आप बताइए कि सेम बेस सीक्वेंस हमने इधर कॉपी करी, ए टी टी सी जी सी सी। सेम बेस सीक्वेंस इधर कॉपी करी, ए टी, सॉरी, टी सी जी सी और सी।
आप देखो ये डीएनए का दूसरा स्टैंड है, इस पर इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, आप एक बेस सीक्वेंस समझ जाइए। अब आप बताइए कि यहां से लेकर यहां तक ये डीएनए, फिर यहां से लेकर यहां तक डीएनए, और फिर यहां से लेकर यहां तक डीएनए, ये क्या है? रिपीटिव डीएनए है, रिपीटिव डीएनए है। आप बताइए ये जो एक रिपीटिव डीएनए यहां पर है, ए टी टी सी जी सी सी, इसी बेस सीक्वेंस को बार बार रिपीट होना है। इस एक बेस सीक्वेंस को आप नाम दीजिए टेंडम। क्या नाम दीजिए? टेंडम। ये जो वेरिएबल मतलब आपके पास जो दिख रहा है ना आपके पास, ये इसे नाम क्या दीजिए? टेंडम। अब आप बताइए कि सेम ये भी एक टेंडम, अब ये भी सेम एक टेंडम। अब आप बताइए यहां कितने नंबर टेंडम के रिपीट हुए? बच्चा कहता है 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें से ये वाला डीएनए सेम टू सेम बाहर निकालते हैं। अब इसकी भी बेस सीक्वेंस को चेक करते हैं। ठीक है, वही सेम टू सेम वैसा ही डीएनए हमने बाहर निकाला। तो बताइए इसकी बेस सीक्वेंस जब हमने देखी तो आप बताएंगे ए टी टी सी जी सी सी, फिर आया ए टी टी सी जी सी सी, फिर ए टी टी सी जी सी सी, फिर से ए टी टी सी जी सी सी। बच्चा कहता है कि सर हाँ हमें समझ आया कि दोनों में बेस सीक्वेंस तो सेम है, कट कर क्योंकि आपने सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम से कट किया है, हमें बात समझ में आ गई। अब आप बताओ कि ये वाली बेस सीक्वेंस, ये वाली बेस सीक्वेंस, ये वाली बेस सीक्वेंस और ये वाली बेस सीक्वेंस रिपीट हो रही है या नहीं? बच्चा कहता है यस। अब आप बताइए इसे एक को नाम क्या देंगे? टेंडम। इसे क्या नाम देंगे? टेंडम। इसे क्या नाम देंगे? टेंडम। इसे क्या नाम देंगे? टेंडम। तो बच्चों मुझे बताएं कि ये क्रोमोसोम नंबर कितना था? बच्चा कहता है ये क्रोमोसोम नंबर 16 का सेगमेंट था, रिपीटिव डीएनए था क्रोमोसोम नंबर 16 का। तो क्या ये भी सेगमेंट ऑफ द 16 नंबर क्रोमोसोम है? बच्चा कहता है यस। लेकिन आप दोनों में देखो कि जब सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से इसको हमने कट किया तो इसमें टेंडम के नंबर 3 रिपीट हुए हैं और इसमें टेंडम के नंबर 4 रिपीट हुए हैं। इसे आप नाम देते हैं, बोलो, वेरिएबल नंबर्स ऑफ टेंडम रिपीट। इन शॉर्ट इसे नाम दिया जाता है VNTR। क्या नाम दिया जाता है? VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। और आप बताइए कि ये ऑर्गेनिजम्स में हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अब मैं एक बात और समझाता हूं। बताइए कि इस टॉपिक को समझाते टाइम मैंने आपको बेस सीक्वेंस लिख के दी है, ए टी टी सी जी सी सी ऐसे करके। आप बताइए कि जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करते हैं तो हमें कभी भी इस बेस सीक्वेंस को याद नहीं करना होता, ध्यान रखना ये बात। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझते टाइम सबसे बच्चा पहले कंफ्यूज इसी बात से होता है। आपको इस बेस सीक्वेंस को याद नहीं करना है। हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से बेस सीक्वेंस नहीं पता चलती है। फिर बच्चा कहता है क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि टेंडम कितनी बार रिपीट हुआ है, बस। आपको ये नहीं, नीचे वाली बात पे फोकस करना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दौरान हम ये देखते हैं डीएनए रिपीट कितनी बार हुआ है, डीएनए रिपीट कितनी बार हुआ है, ये देखा जाता है बस। सीक्वेंस नहीं देखी जाती, सीक्वेंस नहीं देखी जाती। और एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी कहती है कि ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है। बच्चा कहता है कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? बोलो, एक से ज्यादा टाइप का दिखना, ये पॉलीमॉर्फिज्म है। और डीएनए का, रिपीटिव डीएनए का बार बार दिखना, ये पॉलीमॉर्फिज्म है। यहां हाई डिग्री लिखने का रीजन पता है क्या है? आप बताओ कि जो टेंडम्स के नंबर होते हैं वो क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम वेरी करते हैं, चाहे वो दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम भी क्यों ना हो। हम क्या कहते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर सेम,
है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर सेम। लेकिन आप बताएंगे कि भाई जो टेंडम रिपीट वाली बात है, VNTR की जो बात है, VNTR के जो नंबर होते हैं, टेंडम रिपीट का जो नंबर होता है, वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में भी सेम नहीं होता है। इसका मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स में भी अगर ये नंबर सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। अगर हम कहते हैं कि भाई ये होमोलोगस क्रोमोसोम में तो सेम ही आएंगे, इस 16 नंबर में 3 बार है तो इस 16 नंबर में भी 3 बार है, तो शायद मैं इसे कहता कि शो द पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन मैं बीच में हाई डिग्री शब्द इसलिए लगा रहा हूं कि भैया ये इतना ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है कि होमोलोगस क्रोमोसोम में भी सिमिलर नंबर नहीं है, टेंडम के सिमिलर नंबर नहीं है टेंडम के। ये बात आप ध्यान रखिएगा। मुझे लग रहा है कि आपको यहां तक की बातें समझ में आई है, यस और नो? तो आप बताएंगे कि यस। दूसरी बात आपको समझनी है कि भाई होमोलोगस क्रोमोसोम्स में टेंडम्स जो है इनके नंबर डिफर क्यों है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम आंसर दे सकते हैं कि भाई ये क्रोमोस, जब हम बात करते हैं कि ह्यूमन में 2 क्रोमोसोम होते हैं, तो आप बताएंगे कि 1 क्रोमोसोम फ्रॉम मेल पेरेंट, और बोलो 1 क्रोमोसोम फ्रॉम फीमेल पेरेंट। इसका मतलब क्रोमोसोम्स जब आए थे तो सेम पेरेंट से नहीं आए थे। होमोलोगस क्रोमोसोम्स में कोई एक क्रोमोसोम तो मेल पेरेंट का था, एक फीमेल पेरेंट का था, इसलिए टेंडम्स के नंबर सेम नहीं आते हैं और हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म आपको दिखता है। तो आप बताइए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बेसिकली हमें इन्हीं को ही स्टडी करना है एक चीज। दूसरा, आप बताते हैं कि भाई एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सूटेबल अमाउंट फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग 0.1 kb टू 20 kb। यहां के का मतलब किलो है और किलो का मतलब 1000 है, सही है। इसका मतलब आप बताएंगे कि भाई 0.1 kb का मतलब हो गया 100 बेस से लेकर 20,000 बेस तक आप इसकी स्टडी करेंगे। सही है बात या नहीं? मतलब सुटेबल अमाउंट ऑफ डीएनए। अब बच्चा कहता है कि अगर हमें इतने अमाउंट ना मिले, किसी जगह से आपने एनसीईआरटी कह रही है। अच्छा, एक मजे की बात और, मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहीं पर एक बहुत अच्छी सी बात याद आ गई। आप बताइए कि आपकी बॉडी में जो 16 नंबर क्रोमोसोम है, मैंने एग्जांपल 16 का ही लिया है, तो 16 नंबर क्रोमोसोम आपके कहीं पर भी मिल जाए पूरी बॉडी के अंदर, कहीं पर भी, वो हेयर वाली सेल्स हो जड़ों के अंदर, या हम कह दें कि भाई ये हमारी स्किन की सेल हो, या हम कह दें कि हमारे किसी बॉडी पार्ट की सेल हो, तो बोलो हमारी बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम मिलेंगे उनमें तो ये सब सेम ही रहेगा। होमोलोगस क्रोमोसोम में सेम नहीं रहेगा, लेकिन सेल टू सेल वेरी थोड़ी करेगा, पूरी बॉडी की सभी सेल्स में तो एक जैसा ही है। तो आप बताइए, कहीं से भी अगर आपको आपका डीएनए सैंपल मिले तो उसमें 16 नंबर क्रोमोसोम का मैं जो एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ये आपको हर सेल के अंदर ऐसा ही मिलने वाला है। इसलिए सैंपल लेते टाइम, जैसे आपने मूवीज वगैरह में या देखा होगा, सीआईडी एक मोस्ट फेमस सीरियल था नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो उसमें डीएनए सैंपल जब भी लेते थे तो कोई भी पार्ट मतलब बॉडी का दिख जाए, हम उससे डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आपको ये समझना होगा। दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए कहीं से भी आपने कोई डीएनए सैंपल लिया, और जो डीएनए सैंपल आपने लिया उसकी अमाउंट जो है वो इतनी सूटेबल अमाउंट आपको नहीं मिलती है, तो आप क्या करोगे? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए सूटेबल अमाउंट नहीं है तो आप क्या करोगे? तो आप बताइए, हम उस डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करेंगे। एम्प्लीफिकेशन का मतलब उसकी अमाउंट को इंक्रीज करेंगे। इसका जो तरीका है बच्चे, वो आपको बताना है पीसीआर टेक्निक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो टॉपिक है, वो आपको बायोटेक्नोलॉजी में मिलेगा। इसमें आप बताइए कि डीएनए की लेबोरेटरी के अंदर फास्ट कॉपीज तैयार की जाती हैं 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के आसपास। एंजाइम काम करता है, टेक पॉलीमरेज, पीसीआर टेक्निक कैसे होती है वो मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी में समझाऊंगा। बस ये समझ लीजिए कि अगर आपके पास डीएनए की अमाउंट कम है, आपको सूटेबल अमाउंट नहीं मिल पा रही है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, तो आप बताइएगा कि हम डीएनए सूटेबल अमाउंट में बना लेंगे,
पीसीआर टेक्निक के द्वारा। ठीक है, अब यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो अब हम बात करेंगे बच्चे वीएनटीआर जो हमने बाहर निकाले हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, तो इनकी हम स्टडी करने वाले कैसे हैं उस पर अब हम बात करते हैं। चलिए, देखिए इसमें क्या होता है कि वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट निकालने के बाद आपके लिए जो यूजफुल मेथड है ना बच्चे, अब इनको स्टडी करने का कि कितने टैंडम रिपीट हो रहे हैं और नहीं रिपीट हो रहे हैं, इनको स्टडी करने का एक बढ़िया मेथड है बच्चे, नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। प्रोसेस का नाम क्या है? हाँ, ये एक्सपेरिमेंट भी है हमारे पास, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये भी टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी में है, लेकिन मैं यहां बता दूंगा आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के सीक्वेंस में उसको यूज करते हैं, तो कैसे यूज करते हैं तो उस पर थोड़ी सी हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सीक्वेंसिंग में इसको हम कैसे यूज करते हैं उस पर हम बात कर लेंगे। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जब हम बात करें तो सबसे पहले तो काम आपका ये है कि भाई आपने डीएनए को आइसोलेट किया है किसी भी एक सैंपल से। आपने कहा कि आपको सैंपल मिला डीएनए का, आपने उसको वहां से क्या करना है बच्चे? हाँ, अलग करना है डीएनए को। तो जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करते हैं तो इसके अगर हम स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहला स्टेप बताती है एनसीईआरटी, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। मतलब जो भी सैंपल आपको, जो भी सेल आपको मिली है, वहां से आपको डीएनए को क्या करना है? हाँ, अलग करना है ना। आप बताएंगे कि ये प्रोसेस हमें पता चलेगा कि डीएनए कैसे अलग किया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बोलो कब? हाँ, बायोटेक्नोलॉजी में डीएनए के आइसोलेशन की डिटेल हमें पता चलेगी। जब आपने डीएनए को आइसोलेट कर लिया है तो आइसोलेट करने के बाद आप बताइए कि भाई जो डीएनए है उसका आप फ्रेगमेंटेशन करेंगे। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, ये मैंने अभी अभी आपको बताया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से फ्रेगमेंटेशन करने के बाद, है ना, हाँ, तो आप बताएंगे कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे जिनके अंदर रिपीटिव डीएनए होगा, और रिपीटिव डीएनए के लिए टैंडम्स की बात आती है। अब हम क्या करें? बोलो, अब हम ये जो फ्रेगमेंटेशन के डीएनए हमारे पास फ्रेगमेंट्स बने हैं उनको अब हम करेंगे बच्चे सेपरेशन। ये जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे वो तो रैंडम बनेंगे, तो बताइए कि भाई सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स on the basis of length by जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब बात आती है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, ये कैसे होता है, इसमें जेल शब्द क्यों लगाया गया, इस पे मैं थोड़ी बातचीत आपके साथ कर लेता हूं। जैसे बताइए, ये हमारे पास एक डीएनए था, आइसोलेटेड डीएनए था, ठीक है। इस पे हमने काम करवाया, बोलो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को, ठीक है जी। आरई से काम करवाने के बाद आप बताएंगे हमारे पास डीएनए के फ्रेगमेंट्स बन गए, बिल्कुल बन गए, ये फ्रेगमेंट्स हैं। अब इन फ्रेगमेंट्स को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में लेकर जाएंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में लेकर जाएंगे। अब कैसे? अब इसको समझो। बताओ कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान एक, जैसे मान लीजिए एक प्लेट है, ट्रे लाइक स्ट्रक्चर है, इस ट्रे लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बोलो जेल होती है, बोलो एग्रोस जेल। बोलो एग्रोस जेल जो है एक पॉलीमर है, एक कार्बोहाइड्रेट है नेचुरल, जो कि बच्चे सी वीड से, बेसिकली ब्राउन एल्गी से इसे ऑब्टेन किया जाता है। एग्रोस, अगार अगार मत बोलना, एग्रोस जेल है, ये जेल जैसा सब्सटेंस है, ठीक है। इसमें सेलुलर पीएच को मेंटेन करने के लिए साथ में हम बफर भी यूज करते हैं। बफर वो होते हैं बच्चे ऐसे सॉल्यूशन जिनकी पीएच को रेगुलेट किया जाता है। तो एक ट्रे में आपने इस जेल को बनाया, जेल को बनाया, और जेल के साथ साथ आपने रख दिया है, बोलो बफर सॉल्यूशन भी मिक्स कर लिया है, ताकि पीएच मेंटेन हो जाए, सेल्यूलर पीएच के अकॉर्डिंग हो जाए आप, ठीक है। अब आपने क्या किया है कि जब इस एग्रोस जेल को आप यहां पर रख रहे थे, तो एग्रोस जेल को रखते टाइम आपने यहां पर छोटे छोटे जेल में खड्डे बना लिए हैं।
मतलब मैं आपको ऐसे समझाऊं कि भाई ट्रे में गरम गरम जेल, जैसे आजकल ना इंस्टाग्राम पे और ये यूट्यूब पे इधर उधर बच्चे शॉर्ट्स देखते हैं तो उनको पता चलता है कि भाई जेल को पिघला के जिस किसी शेप में डालते हैं, फिर वो ठंडी हो जाती है, उसकी शेप ले लेती है ऐसे करके। तो आप बताइए कि इस ट्रे में मैंने जेल को डालने से पहले यहाँ 3 क्या रख दिए, छोटे छोटे कटोरियां, कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस रख दिए। जब मैंने यहाँ छोटे छोटे बॉक्सेस रखे तो आप समझो कि जो जेल है वो जेल इस पूरे एरिया में तो फैल जाएगी, यहां पर यहां पर यहां पर, ये इधर तक यूं ऐसे करके। लेकिन आप बताएंगे कि ये जेल कहां नहीं फैलेगी, तो बताइए इन बेसिकली 3 डब्बों के अंदर जेल नहीं आएगी। इनके चारों तरफ तो जेल रहेगी लेकिन अंदर की तरफ नहीं आएगी। सही है। आप बताइए कि जब इनके अंदर की तरफ नहीं आएगी तो जब जेल हमारी ठंडी हो जाएगी, जैसे मान लीजिए गर्म करके मैंने डाला था, अब ये जेल ठंडी हो गई, तो बोलो जेल जो है वो उस पूरी ट्रे के अंदर शेप ले लेगी, जेल की, जेल जो है वो ट्रे की शेप ले लेगी। सही बात है। लेकिन आप बताइए कि जो ये वाले एरियाज थे ना 3, जहां पर हमने 3 डब्बे रखे थे, बॉक्सेस रखे थे, आप बताइए यहां पर तो जेल आएगी ही नहीं, तो बताओ ठंडे होने के बाद भी यहां पर क्या रहेगी? हाँ, खड्डे बने रहेंगे, खड्डे बने रहेंगे। इन खड्डों को बोलो वेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेल्स। तो ये आप बताएंगे कि एक वेल है, खड्डा है। अब आप बताएंगे कि इस एग्रोस जेल के अंदर हम क्या करते हैं? करंट, इलेक्ट्रिसिटी लेकर आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी लेकर आएंगे तो बताएंगे कि ये वाला एरिया हमने रखा है, बोलो अनोड, वेल से दूर जो है, बोलो इसे हम कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज। और जिस तरफ वेल्स होती हैं बच्चे, इस तरफ हम रखते हैं कैथोड को, मींस नेगेटिव चार्ज को। ठीक है। अब आप बताएंगे कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स आपके पास ये जो बने थे, इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को आप इन वेल्स में डालेंगे। ये डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं जिनको कि आप कहां डाल देंगे? वेल्स में डाल देंगे। जब वेल्स में डीएनए फ्रेगमेंट्स को डालने के बाद आप इलेक्ट्रिसिटी इसमें देंगे, तो आप बताइए कि जो डीएनए होता है बच्चे, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है। सही है बात? बच्चा कहता है यस। डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से बोलो डीएनए पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा। डीएनए पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा, बिल्कुल भागेगा। बोलो यहां पर डीएनए के आपके पास एग्रोस जेल के अंदर, जैसे डीएनए का एक फ्रेगमेंट ये आ गया, 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 और डीएनए का एक फ्रेगमेंट ये आ गया। आप ध्यान देना, जो डीएनए एनोड पर है सबसे आगे उसका साइज छोटा है, उसके बाद वाले में साइज बड़ा, उसके बाद वाले में साइज बड़ा, उसके बाद वाले में साइज बड़ा, और सबसे ऊपर वाले में साइज सबसे बड़ा। अब आप बताएंगे कि भाई इसमें अगर मैं वीएनटीआर की बात कर रहा हूं, रिपीटिव डीएनए की, आप बताओ इसमें डीएनए 3 बार रिपीट हुआ है, इसमें 5 बार, इसमें 7 बार, इसमें 9 बार, और इसमें 11 बार डीएनए रिपीट हुआ है। मतलब वीएनटीआर के नंबर बता रहा हूं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, इसमें कितनी बार हुआ? 3 बार, इसमें 5 बार, इसमें 7 बार, इसमें 9 बार, इसमें 11 बार। मतलब 11 बार डीएनए रिपीट होने के बाद आपको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिली। मतलब 9 बार डीएनए रिपीट होने के बाद आपको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिली। मतलब 7 बार रिपीट होने के बाद आपको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिली। 5 बार रिपीट होने के बाद आपको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिली, और 3 बार रिपीट होने के बाद आपको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिली। तो आप बताएंगे इसका साइज सबसे छोटा है और इसका साइज सबसे बड़ा है, तो बताइए इनका वेट भी ज्यादा होगा। तो बताइए जिसमें वीएनटीआर के नंबर कम थे, नंबर कम थे, उसे आप बोल देंगे बच्चे क्या? छोटा सेगमेंट। और वो डीएनए एनोड की तरफ भाग के जल्दी जाएगा। बच्चा कहता है डीएनए एनोड की तरफ क्यों भागेगा? बोलो डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, और सबसे आगे वो पहुंचेगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है। तो बोलो इसमें वीएनटीआर के नंबर कम है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो इसकी स्पीड भागने की ज्यादा होगी। ये एनोड पर जल्दी पहुंचेगा, ये एनोड पर लेट पहुंचेगा। बच्चा कह रहा है बिल्कुल सर, दिमाग में आई बात, ये चमक गया। अब आपको यह बताना है कि ये जो पूरा पोर्शन यहां से लेकर यहां तक का हम बताते हैं, बोलो इसे हम बोलते हैं लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलेंगे इसे? हाँ, डीएनए के लिए लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब एक तो आपने बोल दिया बच्चे क्या? एग्जैक्टली, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, और फिर आपको बताना है कि इनकी लेंथ भी सेम नहीं है।
तो आप बताएंगे कि लेंथ इनकी डिफरेंट आएगी, तो इसको हम लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। अब क्या करोगे आप, बताइए कि ये जो हमारे पास लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म आपके पास आया है, जैसे ये मान लीजिए मेरे पास ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम मैं दोबारा बना रहा हूं। 3 मेरे पास वेल्स थी जिनके अंदर मैंने डीएनए डाला था, और ये डीएनए मेरे को मिल गए हैं लेंथ वाइज कम होते हुए। सही है, ये वाले डीएनए मुझे मिल गए हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से एक डीएनए को अलग करूंगा, इसमें से एक डीएनए को अलग करूंगा, मतलब एक सेगमेंट को अलग करूंगा। बोलो जेल ठंडी है, इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी दी थी, लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म आ गया। अब आप यहां से क्या करो कि इस टुकड़े को निकाल लो, बोलो जेल के साथ निकाल लो। इसके बाहर की तरफ ये तो क्या है, जेल, और अंदर ये क्या है, डीएनए फ्रेगमेंट। जैसे कि आप कोई मतलब सॉलिड लिक्विड चीज बनाते हैं जेल जैसी, उसे आपने ट्रे में डाल दिया, वो ठंडी होकर सेट हो जाती है, टाइट हो जाती है, तो आप चाकू से एक पीस काट लेते हो। लेकिन ध्यान रखना कि जब आप जेल का चाकू से पीस काटो तो उसके अंदर क्या आ जाए, डीएनए आ जाए। बच्चे का अगला क्वेश्चन होता है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि जो पीस मैं कट कर रहा हूं उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है। तो आप बताइए, इसके लिए ना हमने क्या करना है, इस एग्रोस जेल के अंदर एक सॉल्यूशन मिलाना है, बोलो इथीडियम ब्रोमाइड। बोलो इथीडियम ब्रोमाइड। ये क्या करता है, बोलो ये डीएनए के लिए आइडेंटिफिकेशन का काम करता है। कैसे, बोलो इन यूवी रेज। अगर आप यूवी रेज दोगे तो जो डीएनए है ना, बोलो वो ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखेगा। तो आप बताइए कि आपने जब इथीडियम ब्रोमाइड इसमें डाला था, बच्चा कहता है यस, तो डीएनए उससे आपको विजुअलाइज हो जाएगा। मतलब इस पूरे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को जब आपने यूवी रेज में देखा तो आपको पता चला कि पर्टिकुलर इस हिस्से में मेरे को ऑरेंज कलर का डीएनए दिखाई दे रहा है ना। ऑरेंज कलर का तो मैंने इतने पीस को निकाल के बाहर रख लिया, बाहर निकाल लिया। बताइए कि डीएनए के इस पीस को बाहर निकालने के प्रोसेस को नाम देते हैं इल्यूशन। क्या नाम देते हैं, इल्यूशन। इल्यूशन, इसको पूरे को एक बार ध्यान से देख लीजिए बच्चे, अगर समझ में आ गया हो तो मैं ऊपर की लाइनें मिटाऊंगा ताकि मैं आगे का प्रोसेस आपको समझा पाऊं। इस पूरे को नाम क्या देंगे हम, इल्यूशन। इल्यूशन, ये आपको समझ में आ गया है तो प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए। मतलब आप तो कैसे बताएंगे, आप मतलब समझ जाइए, फिर मैं इसको मिटा रहा हूं। अब आपको क्या करना है कि जो आपने इल्यूशन से डीएनए अलग किया है, ये है ना, इल्यूशन से जो डीएनए आपने ये वाला अलग किया है, बोलो इसे हम शिफ्ट करेंगे, बोलो नाइलॉन शीट या बोलो नाइट्रोसेल्यूलोजिक पेपर। इस शीट पर इस डीएनए को आपने क्या करना है, बोलो जेल के साथ हमने इसे यहां ट्रांसफर किया है। ट्रांसफर करने के बाद क्या करेंगे आप, इसे हीट देंगे। हीट देने से क्या होगा, बोलो जो जेल है वो पिघल जाएगी, और इस नाइलॉन शीट पर आपके पास केवल डीएनए रह जाएगा। दूसरा, हीट देने से क्या होगा कि जो डीएनए आपका डबल स्टैंडर्ड था वो सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे। तो फिर हम इस पे क्या करेंगे, बोलो डीएनए प्रोब्स को डालेंगे। डीएनए प्रोब्स को डालेंगे। ये बताइए कि रेडियो एक्टिव डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं बेटा, और ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, वीएनटीआर से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो आप बताइए कि ये आके जो रेडियो एक्टिव डीएनए है वो इसके साथ जुड़ेगा,
और जुड़ने से हमें पता चलेगा कि भाई कितने प्रोब यहां पर जुड़े हैं और उससे हमें VNTR के नंबर काउंट हो जाएंगे। अब आप सोचो कि इस क्रोमोसोम के इस सेगमेंट में, DNA के इस सेगमेंट में मुझे 3 VNTR मिल गए। कितने मिल गए? 3। ये तो मैं आपको बता रहा हूं एक के लिए केस, लेकिन आप सोचो अगर मैं सारे के सारे पांचों के पांचों क्रोमोसोम्स को यहां से निकाल लेता, 5 नहीं निकालता, बोलो 3 क्रोमोसोम मैं यहां से निकाल लेता। सही है, इल्यूशन मैंने किया, मान लेता हूं। अब मैं यहां पर आपको दोबारा इसी को समझाता हूं। यहां से मैंने इस वाले को भी निकाल लिया इल्यूशन करके, और मैंने इस वाले को भी निकाल लिया इल्यूशन करके। कितने टुकड़े निकाले? 3। तो एक टुकड़ा हम इधर रखेंगे यहां पर, और एक टुकड़ा इधर रखेंगे हम यहां पर। ये हीट देंगे तो एक DNA ये और एक DNA ये। तो बताइए इन पर भी तो प्रोब जुड़ेंगे। बच्चा कहता है हाँ, इन पर भी प्रोब जुड़ेंगे। सही है। तो अब आप बताइए कि जैसे इसमें हम VNTR की बात कर लें, तो आप बताएं कि जैसे मान लीजिए इसकी सीक्वेंस जब हमने देखी तो इसमें पता चला कि VNTR 3 है, जो मैंने एग्जांपल लिया था वैसे बता रहा हूं। इसमें VNTR के नंबर 7 हैं, और ये वाला जो हमने निकाला है इसमें VNTR के नंबर 9 है। 7 नहीं, 5 वाला निकाला है मैंने यहां से, है ना, ये 5 वाला, हाँ 5 है। अब ये VNTR के नंबर 5 है, तो मुझे पता चल गया ना ये कि इसमें पता कैसे चला। बोलो DNA प्रोब जो रेडियो एक्टिव DNA फ्रेगमेंट्स वो हेल्प करते हैं मुझे पता करने में। वो इसके साथ जाके जुड़ते हैं और फिर बताते हैं कि देखो भाई ये कि तो नॉन DNA, ये वाले तो ये तो मैंने डाले, लैब से बनाकर डाले हैं, ये तो नॉन वाले DNA है। तो नॉन वाले DNA से मुझे अननोन DNA का पता चल जाता है उसमें VNTR के नंबर कितने हैं। अब ये बताओ, ये तो हमने किसके साथ किया? ये पूरा काम हमने किया, बोलो NCERT के डायग्राम के अकॉर्डिंग बताऊं। बताइए कोई क्राइम सीन था, उस क्राइम सीन से आपको कोई सैंपल मिला था, उस सैंपल से आपने इस DNA को लिया, उस सैंपल से आपने इस DNA को लिया। अब DNA की ये सैंपलिंग करते टाइम आपने सबसे पहले DNA का क्या किया है? हाँ, बच्चा कहता है कि हमने इसका सबसे पहले आइसोलेशन किया है सैंपल से, फिर इसका फ्रेगमेंटेशन किया, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एरोस जेल के अंदर हमने इसका लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म निकाल लिया, फिर इल्यूशन करके हमने जेल के साथ इसको निकालकर नाइलॉन शीट पे डाला। बच्चा कहता है नाइलॉन शीट पे डालने का फायदा यह है कि DNA फिर हिलता डुलता नहीं है, जहां है वहीं सेट हो जाता है पूरा का पूरा। सही है। तो आपने फिर क्या किया, इसको हीट दी, पूरी जेल तो पिघल के निकल गई, नाइलॉन शीट पर केवल आपके पास DNA फ्रेगमेंट्स रह गए जिनको आपने आइसोलेट करके फ्रेगमेंट्स बनाए थे, और उन फ्रेगमेंट्स पर आप DNA प्रोब्स को डालते हो तो प्रोब रेडियो एक्टिव DNA होने से जुड़ा। जुड़ने के बाद फिर आप इसका ऑटो रेडियोग्राफी से बच्चे पिक्चर बनाते हैं, जिससे भी आपको इसमें VNTR के नंबर पता चलते हैं। ये तो हुआ क्राइम सीन से मिलने वाले DNA के साथ। अब आप देखो ध्यान से NCERT के डायग्राम को। मैं NCERT का डायग्राम आपको दिखाता हूं। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई हैं। अब मैं आपको NCERT का डायग्राम समझाता हूं। NCERT का डायग्राम देखना आप, आपके पास NCERT हो तो प्लीज आप उसे भी ओपन कर लीजिए ताकि थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएं आप डायग्राम के साथ। DNA फिंगरप्रिंटिंग हो गया, बिल्कुल एंड पे चल रहे हैं अब हम। फिर इसके बाद क्वेश्चंस हैं, आप उनको सॉल्व करिएगा। जैसे NCERT का आप ये डायग्राम देखिए, इस NCERT के डायग्राम को देखेंगे तो आप पाएंगे ऊपर 2 आपके पास DNA है, पेरेंटल और मैटरनल क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग आपको बताया। क्रोमोसोम नंबर 7, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 16 ह्यूमन DNA लिए, इसलिए पेयर में क्रोमोसोम रखे हैं। और अगर आप डायग्राम में नीचे की तरफ देखेंगे C वाला, A और B को छोड़िए, C वाले पे आइए। C वाला अगर आप देखते हो तो DNA फ्रॉम द क्राइम सीन है। इसमें क्रोमोसोम नंबर 16 पे अगर VNTR देखेंगे तो बताइए कि मैटरनल क्रोमोसोम में तो VNTR केवल 2 ही है नीले रंग में, और उसके ऊपर पैटर्नल में आपको ये 5 दिखेंगे, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम में भी VNTR की लेंथ अलग अलग होती है। क्रोमोसोम नंबर 2 पे अगर आप देखेंगे बच्चे, येलो कलर में दिखाई दे रहा है आपको, तो उसमें आप बताइएगा कि 7 तो आपको दिख रहे हैं मैटरनल क्रोमोसोम में और 8 आपको दिख रहे हैं पैटर्नल क्रोमोसोम में। ऐसे ही क्रोमोसोम नंबर 7 पर जाएंगे आप तो वहां पर आपको 9 तो दिखाई दे रहे हैं बच्चे मैटरनल में, और 11 आपको VNTR दिख रहे हैं किसमें? हाँ, पैटर्नल में। ये C वाले के लिए है। अब आपने A और B, कोई 2 अलग अलग अननोन पर्सन थे, उनके DNA सेगमेंट्स आपने लिए, ऊपर देखो आप,
और उनके डीएनए को जब वीएनटीआर के नंबर्स को हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस को फॉलो करते हुए काउंट किया तो पता चला कि यार जो सी वाला सैंपल वाला डीएनए था उसके वीएनटीआर के नंबर लगभग मैच करते हैं किसके साथ, बी वाले पर्सन के साथ। इसका मतलब क्राइम सीन से लिया गया जो डीएनए है बच्चे वो बी वाले पर्सन का है और वो गिल्टी है। ऐसे डीएनए की रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं और पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया है। अब आप ध्यान से एनसीईआरटी को पढ़िएगा। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम मतलब पीओआई शुरू कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस वाला। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा बच्चे की पढ़ते रहिए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से पूरा चैप्टर आपका खत्म हो गया, 14 लेक्चर में खत्म है, लेकिन लेक्चर 14 नहीं है, मैं क्लियर कर दूं। 1.5 घंटे के अगर लेक्चर काउंट करेंगे तो 8 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो गया आपका। ठीक है, आप टाइम देखना, कोई क्लास 40 मिनट की है, कोई 50 मिनट की है, कोई 30 मिनट की, ऐसे क्लासेस है। क्लास के लास्ट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आप उनको सॉल्व करिए। और डॉट 8 लेक्चर में आपका चैप्टर खत्म कर दिया मैंने, और प्योर एनसीईआरटी बेस्ड लाइन टू लाइन हर चीज डिटेल करते हुए समझाते हुए। अगली जो सीरीज हम शुरू कर रहे हैं बच्चे, वो किसकी शुरू कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस की। नेक्स्ट लेक्चर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का आएगा। जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी पढ़िए और जल्दी से डॉक्टर बनिए। बेस्ट ऑफ लक।